सो पार्शियल फ्रैक्शन, सबसे पहले हमें ये पता होगा कि वो जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन क्लास मेट्रिक में या फिर आपने कहीं भी पढ़े थे, तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेन यूज होता है वो इंटीग्रेशन को ईजिली सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। उस पर फिर आपको फॉर्मूले लगाना पड़ते हैं, वरना फॉर्मूले बन जाते हैं। लोगों ने फॉर्मूले की बेसिस पे फिर याद किया होता है कुछ कंडीशंस को, बट हम अगर ऐसी कोई भी कंडीशन हो जिसमें डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हो और ऊपर भी कोई फैक्टर गिवन है या ऊपर कुछ ना भी गिवन हो, तो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन से उस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है। अब पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है, थोड़ा सा इसको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं, देन हम इसको देख लेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कैसे करते हैं। जस्ट एक रिकॉर्ड होगा, आप लोगों को काफी हद तक चीजें पता होंगी। जस्ट एक रिकॉल है कि पार्शियल फ्रैक्शन में होता क्या क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपकी फ्रैक्शन फॉर्म का प्रॉपर फ्रैक्शन में होना ज़रूरी है। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो ही पॉसिबल है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो जिसमें जो एक्सपोनेंट होगा ना, डिग्री होगी, न्यूमरेटर की लेस होगी, डिनोमिनेटर की ज़्यादा होगी। ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री क्या होगी? लेस होगी, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होगी, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। बट अगर केस ऐसा आ जाए कि लेट सपोज आपके पास एक कोई केस आ जाए इम्प्रॉपर का, इसको एग्जांपल की तौर से देख लें, तो सामने जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सब प्रॉपर फ्रैक्शंस के हैं ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कोई इक्का दुक्का होगा, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है, कैसे पता चलता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का? उसकी पहचान ये है, अगर नंबर की फॉर्म में बात की जाए तो नंबर फॉर्म में भी ये अप्लाई होता है। जैसे लेट सपोज 3/4 लिखा हुआ है तो इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन, बट अगर इसी को 4/3 कर दें तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन होती है कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू इक्वल आ जाए या बड़ी आ जाए डिनोमिनेटर से, तो वो इम्प्रॉपर होता है। और हमें उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है, डिवाइड टू मेक इट प्रॉपर। प्रॉपर बनाने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है, किससे? डिवाइड करेंगे बस इसको, और फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो फिर ये सॉल्व होगा पार्शियल फ्रैक्शन से। इट मींस एवरी फ्रैक्शन फॉर्म मस्ट बी इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म, जब भी हम इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकेंगे ताकि प्रॉपर आंसर आ सके। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने की कंडीशंस होती हैं तीन। पहली कंडीशन है, वो चार कंडीशंस होती हैं वैसे बेसिकली। अगर डिवाइड किया जाए तो दो हिस्सों में ब्रेक हो रहा होता है ये। पहला हिस्सा है लीनियर का, फैक्टर्स लीनियर हो तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक हो तो क्या करेंगे। लीनियर में भी दो केसेस बनते हैं, क्वाड्रेटिक में भी दो केसेस बनते हैं। क्या बनते हैं? लीनियर के फैक्टर रिपीटेड और नॉन रिपीटेड, और यही सेम केसेस क्वाड्रेटिक के साथ भी आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक के रिपीटेड और नॉन रिपीटेड, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड। अब मजे की बात ये है कि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस ना होने के बराबर है, इक्का ही दुक्का क्वेश्चन दिए हुए पेपर में भी और बुक में भी। तो इसलिए ज़्यादा फोकस हमारा लीनियर के ऊपर होगा। लीनियर मतलब डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर दिया जाएगा, या जो भी ऐसा कंडीशन जो फैक्टर फॉर्म में ब्रेक की जा सकती है, जैसे x² - a², इसको ब्रेक किया जा सकता है। जैसे ये रहा दिख रहा है ना, x² - a², इसको ब्रेक किया जा सकता है x+a और x - a के फॉर्म में। तो ये जो फैक्टर्स बना ये लीनियर है, इस वजह से ये लीनियर फैक्टर में चला जाता है। और लीनियर फैक्टर के भी दो केसेस हैं, रिपीटेड नॉन रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब है इसकी होल पावर आ रही होगी, इस पे होल पावर नहीं आ रही, तो इट मीन्स ये क्या है? नॉन रिपीटेड केस। एनआर का मतलब नॉन रिपीटेड। ये भी नॉन रिपीटेड है, इसमें भी कोई पावर नहीं आ रही तो ये भी नॉन रिपीटेड है। ये भी नॉन रिपीटेड में जाएगा लाजमी, ये फॉर्मूला खुल जाएगा, इसको हम जब करेंगे तो पता चलेगा। और ये रिपीटेड आ गया बिकॉज ऑफ द होल पावर, ये रिपीटेड केस में चले जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन नॉन रिपीटेड के नजर आ रहे हैं तो हम पहले नॉन रिपीटेड ही करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन। वन की अगर बात की जाए तो कैसे करना है, वर्किंग क्या है? बुक में तो बहुत डायरेक्ट किया हुआ है, बट आपने अपने स्टेप्स के हिसाब से इसको वर्किंग करना है। 5x - 2 अपॉन x - 3। पहली बात तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे के जो फैक्टर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर बन जाता है, तो उसकी डिग्री 2 आ रही है, दैट्स वाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल भी है। और जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स गिवन है वो अगर आप उन पर आप गौर करो तो वो भी सारे फैक्टर्स कैसे हैं? लीनियर फैक्टर्स हैं और रिपीट नहीं हो रहे, दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं, नॉन रिपीटेड में जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर वन बना के सिंप्लीफाई करेंगे सिर्फ फैक्टर्स को। तो फैक्टर्स को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम एक लेट करेंगे वर्किंग के 5x - 2 अपॉन x - 3 और x+7। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं दो अलग अलग फैक्टर्स में, a और b में। a का मतलब x - 3 के साथ आ जाएगा और b का मतलब x+7 के साथ आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेंगे, तो a के साथ आ जाएगा x+7 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और b के साथ आ जाएगा x - 3।
ठीक है। और डिनोमिनेटर में x-3 और x+7 विल कंबाइन टुगेदर ना, दोनों को साथ मिला के लिखेंगे। देन लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास सेम चल रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज डिनोमिनेटर सेम हो जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में। आपने ये काम तो लाजमी करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है लाजमी ना, हर क्वेश्चन में, भले वो रिपीटेड हो, नॉन रिपीटेड हो, क्वाड्रेटिक हो या फिर लीनियर हो। ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, 5x-2 इज इक्वल्स टू, अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ax+7 है और bx-3। ठीक है, एक मेथड ये है, और एक और मेथड भी बता दूंगा, बट ये मेथड ना आपके पास हर दफ़ा अप्लाई हो सकता है, तमाम क्वेश्चंस पे अप्लाई हो सकता है, भले वो क्वाड्रेटिक हो, रिपीटेड हो, नॉन रिपीटेड हो, सब पे अप्लाई हो सकता है। बट वो जो दूसरा केस है वो सब पे अप्लाई नहीं होगा, बट शायद वो आपको आसान लगे क्योंकि आप करते हुए आ रहे हो। बट फिलहाल इस मेथड को देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट्स, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यूज हैं और कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम एक्स के कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट सेपरेट कर लेते हैं। अगर हम एक्स की वैल्यूज को सेपरेट करें तो हमारे बचेगा 5 = a+b, और अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू अलग करूँ तो 5 के पास जाके ए माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर यहाँ से कॉन्स्टेंट्स को अलग करें तो -2 कांस्टेंट है, और 7a कांस्टेंट है, और 3b कांस्टेंट है। 7a-3b, हमारे पास बी की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 इधर, तो -2 इज इक्वल टू 7a-3, बी की जगह आ जाएगा 5 - a। तो -2 विल रिमेन सेम, 7a विल रिमेन सेम, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा माइनस का 15, और माइनस माइनस प्लस का 3a, -15 हो जाके प्लस का 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10a। तो a की वैल्यू जो आ रही है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है, विच इज 13/10, a की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसी a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो 5 - 3/10, 13/10 सॉरी, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो एलसीएम ले तो 10 × 5 = 50, 50 - 13 is 37/10, बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, बस अब करना ये है कि हमने ये सब फैक्ट वैल्यू करने के बाद ना हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। इसको जरा देखिएगा, ए मतलब ये इसके बराबर है, आप चाहो तो दो स्टेप में ब्रेक कर लो, या फिर हम डायरेक्टली कर लेंगे, 5x - 2 की जगह ये लिख दें, ए की वैल्यू आई हमारे पास 13/10, और नीचे था हमारे पास x-3 प्लस 37/10, और दूसरा फैक्टर था x+7, और इनको ब्रेक कर लिया और बाहर dx लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि ये सब एक ही ब्रैकेट में। कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लें, 13/10 को अलग कर लें, तो ये बचेगा 13/10 को अलग कर दिया तो बचा 1/x-3, इसके साथ dx अलग लिख दिया, प्लस 37/10 के साथ अलग लिखा, और इसके साथ लगा देंगे 1/x+7, और dx इसके साथ अलग हो गया। इंटीग्रेशन का कोई कमाल नहीं है, सारा काम पार्शियल फ्रैक्शन का, इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल सी हो जाएगी इसकी, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है x-3 का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 ऊपर मौजूद है और dx भी मौजूद है, तो जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो इंटीग्रेट करते हुए ln लग जाएगा। क्या हो जाएगा, ln x-3 प्लस 37/10 भी ऐसे ही, इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका भी आ जाएगा ln x+7 प्लस सी। बस ये सिंप्लीफाई होकर ये आंसर हो गया। तो मेन काम इसमें जितना भी था सारा का सारा काम आपको मैंने समझाया और बताया कि सारा फोकस हमारा होगा किसके ऊपर, हमारा ln की कंडीशन बन रही होगी ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर। आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो प्रॉपर्टी के हिसाब से, बट कॉमन कुछ निकल नहीं रहा इसलिए इसको यहीं रहने देते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से वर्क कर रहा होता है। हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, हमारे पास तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चन सेम मेथड्स हैं, 3 फैक्टर वाला देख लेते हैं, या फिर इसको आप देखो तो ये मिडिल टर्म ब्रेक होकर सॉल्व हो रहा है। 3 × 5 = 15 होता है, -3 प्लस इसके मिडिल टर्म ब्रेक करके -3 5x प्लस 3x करेंगे तो वही -2 बन जाएगा और फैक्टर बन जाएंगे, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये रिपीटेड फैक्टर का है, इसलिए इसको भी देखेंगे। पहले सबसे पहले हम नॉन रिपीटेड के जितने एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो मेरे हिसाब से हम कर लेते हैं ये 3 केस वाला, 2x+7, x-1, इंटीग्रेशन करनी है 2x+7 dx, x-1, x-5, x+3। x-5 है।
अब इसमें तीन वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को देखेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन वन बनाया अगेन, और इस पूरे क्वेश्चन को हम लेट कर लेंगे जैसे हमने पहले लेट किया था। अब तीन फैक्टर हैं तो तीन वैल्यूज आ जाएंगी। पार्शियल फ्रैक्शन में तो पॉसिबल तो है, क्योंकि ऊपर की पावर वन है, नीचे की पावर थ्री आ रही है, बिकॉज ऑफ द तीन ब्रैकेट। ठीक है, तीनों लीनियर फैक्टर है, मल्टीप्लाई करने पे पावर थ्री हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसकी डिग्री थ्री है, इसलिए पॉसिबल तो है लाजमी। ठीक है, इसको अब हम ब्रेक कर लेते हैं ए बी सी से। ए प्लस बी प्लस सी। ए के नीचे आ जाएगा एक्स माइनस वन, बी के नीचे आ जाएगा एक्स माइनस फाइव, एंड सी के नीचे आ जाएगा एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन रही डायरेक्ट करने में तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ा के कर लेते हैं आप लोगों को, ताकि इसमें कोई सेकंड थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टेप बढ़ा के कर लेते हैं इसको। तो अब करते हैं इसमें वर्किंग। ये टू एक्स प्लस सेवन एडिटेड आ जाएगा, नीचे का एक्स माइनस वन, एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस थ्री ऐसे ही आ जाएगा। जैसा मैंने लास्ट पार्ट में बताया था, आपने पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हुए डिनोमिनेटर को सब कंबाइन में लग कंबाइन करके लिख देना। तो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस फाइव एंड एक्स प्लस थ्री साथ कंबाइन होकर आ जाएंगे। ए के डिनोमिनेटर में क्योंकि हमारे पास एक्स माइनस वन था, तो हम जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स माइनस वन के अलावा है एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस थ्री। ठीक है, और प्लस बी इसके साथ आ जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री, और सी के साथ आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन और एक्स माइनस फाइव। जो डिनोमिनेटर में मौजूद है उस वेरिएबल के, उसके अलावा बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब आपके पास क्या बचा? अब वो जो बचा ना, हमको दूसरे मेथड से आपको मैं ए बी सी की वैल्यू निकालने बता देता हूँ। ए बचा, ए के साथ है एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस थ्री, बी के साथ है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री, एंड सी के साथ है एक्स माइनस वन और एक्स माइनस फाइव। अब आपको लेके जा रहा हूँ दूसरे मेथड की तरफ, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं एबीसी की वैल्यू विदाउट द प्रीवियस मेथड। तो हमारे पास देखें ऑप्शन क्या है। आपके पास एक्स माइनस वन की वैल्यू है, और आपके पास इसको देखते हुए हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जो जिसका डिनोमिनेटर है वो उसी की वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा। तो इस हिसाब से एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर रखें तो एक्स की वैल्यू बन रही है प्लस वन। अगर मैंने पूरी इक्वेशन में इक्वेशन नंबर थ्री में एक्स की जगह वन पुट किया, तो हमें पता है कि आंसर ए का आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ विद कॉन्फिडेंट कि ए की वैल्यू के लिए मैं पुट करूंगा एक्स इज इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन नंबर थ्री। वो कैसे मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ? जब मैं यहाँ पे वन पुट करूंगा तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, यहाँ पुट करूंगा वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और एक जीरो की वजह से पूरी सी की वैल्यू जीरो और पूरी बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ए के लिए बचेगी। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स की जगह भी वन पुट करेंगे। आपको जरूरत नहीं है आप बी और सी की वर्किंग शो करो, डायरेक्टली करो, उसको जीरो हो जाएगा, वो तो हमें पता है, इसलिए आगे सिर्फ जीरो मेंशन कर दो, जस्ट फॉर अपनी आसानी के लिए कि याद रहे कि जीरो हो गए वो। ठीक है, टू वन टू, टू प्लस सेवन नाइन होता है, और ये वन माइनस फाइव माइनस फोर, और ये भी फोर, माइनस सिक्सटीन हो रहा है। ठीक है, माइनस सिक्सटीन मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ रही है नाइन अपॉन माइनस सिक्सटीन। सिमिलरली हमें क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको पता है हमें किस पे फोकस करना है, एक्स माइनस फाइव पे। तो क्योंकि बी की वैल्यू निकालने के लिए उसका डिनोमिनेटर देखना है, तो एक्स माइनस फाइव को भी जीरो के बराबर रखें, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी इस हिसाब से फाइव। तो हमें ये पता है कि बी की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर बी पुट कर देंगे एक्स की जगह पे हम फाइव इन इक्वेशन नंबर थ्री। तो ये हो जाएगा टू ब्रैकेट, अब एक्स की जगह फाइव पुट करना है, प्लस सेवन इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मेंशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बी पे जाते हैं। बी के पास एक्स की जगह फाइव माइनस वन और एक्स प्लस थ्री की जगह फाइव प्लस थ्री। ठीक है, परेशान मत होइएगा कि ए और सी कहाँ गए। वो यहाँ जब आप फाइव पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा, इस वजह से हमने मेंशन ही नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। टू फाइव द टेन, टेन प्लस सेवन सेवनटीन होता है, और ए के पास आ जाएगा, बी के पास सॉरी आ जाएगा फाइव माइनस वन फोर, और फाइव प्लस थ्री एट, एट मल्टीप्लाई फोर थर्टी टू होता है। ठीक है, तो ये थर्टी टू मल्टीप्लाई का सेवनटीन के पास जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बी की वैल्यू आ गई, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सिंपली बी की वैल्यू आ गई। आप इससे ज़्यादा लेंदी मत करिएगा, वरना आपको ही टाइम लगेगा। ये शॉर्ट लॉन्ग के क्वेश्चन में ज़रूर आता है, बट इतना टाइम देना इसको इतना अच्छा नहीं है कि इतना टाइम दिया जाए। और डायरेक्टली करने से कोई मसला नहीं है, मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो हम लास्ट वैल्यू पे आते हैं, एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो के रखें तो एक्स की वैल्यू बन जाएगी माइनस थ्री। तो हमें पता है सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, फॉर सी पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री अगेन इन इक्वेशन नंबर थ्री।
सो अब हम बस जहाँ जहाँ पहले 2 लिखेंगे, x की जगह -3 +7 एज इट इज। अब c की जगह रखेंगे -3 -1 और -3 -5। तो ये 2 मल्टीप्लाई -3 -6, -6 में प्लस करें 7 तो 1 बचता है। और सी के पास -4 और -8, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 4 और 8 32 होता है, तो 1/32 आ रहा है हमारे पास सी की वैल्यू। ठीक है, ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से लिखने लग जाएगी हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन का सिंबल 9/-16। इसके नीचे पहला फैक्टर था जो है हमारे पास x-1 प्लस सेकंड फैक्टर b का है, उसके नीचे आ जाएगा हमारे पास x-5। और लास्ट फैक्टर हमारे पास जो है वो है c का, वो है 1/32। तो हमारे पास आ जाएगा नीचे x+3। ठीक है, और ये सब इस तरह करके आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। और अगर इसको आप ब्रेक करके करना चाहो तो आप उस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, फिर 1 में जाओगे रिवर्स करके। तो 2 स्टेप लगेंगे, तो डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो, और इस तरह ज़्यादा करना चाहो तो इस तरह भी कर सकते हैं। अब इसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं। तो -9/16। ठीक है, और इंटीग्रेट करेंगे 1/x-1 को विद dx प्लस का 17/32। इसको ब्रेक करेंगे तो 1/x-5 dx एंड द लास्ट वन इज 1/32। इसको ब्रेक करेंगे तो 1/x+3 dx। तीनों को इंटीग्रेट करें तो आपको पता है इतनी सिंपल कंडीशन है, ln लग रहा होगा। तो ln x-1 प्लस 17/32 ln x-5 प्लस 1/32 ln x+3। बट इसको आप अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये कर सकते हो, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करो नीचे 2 मल्टीप्लाई करो तो 32 बन जाएगा। इन सब से 32 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 1/32 कॉमन ले लूँ, तो बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा माइनस का 18 ln x-1 प्लस का 17 ln x-5 और प्लस का ln x+3 प्लस c। ठीक है, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करना तो इसको पावर में लेके जा सकते हैं हम, और फिर तीनों एलियन मल्टीप्लाई के जो है वो आपस में साथ मिला के लिखे जा सकते हैं। तो देखना चाहे तो देख लें, वैसे यहाँ तक भी काफ़ी है, बट अगर देखना चाहे तो देख लें कि कैसे होगा ये। और ये पावर में चले जाएगा और तीनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब एलियन एक ही दफ़ा लिखेंगे हम। और x-1 की पावर -18 मल्टीप्लाई बाय x-5 की पावर 17 और सिंपल x+31 13 x+3 सॉरी x+3। चाहो तो उसको डिवाइड कर लो, बस ज़रूरत नहीं है, बट इतनी काफ़ी है ये। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको किया नहीं जा सकता। तो ये हमारे पास वो क्वेश्चन होगा जो ऑलमोस्ट सेम सेम वर्किंग पे है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा यहाँ पे आप पूछ सकते हो। फिर मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री वाला नॉन रिपीटेड का केस करा देता हूँ, फिर एक रिपीटेड का केस करके इस एक्सरसाइज को क्लोज करते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है आप लोगों को यहाँ तक? यार वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ ली है वैसे? हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 + 10x 2 + 10x 11 वाला।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन नंबर 11 ना। अब इसमें है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रही है और हमें हालांकि होल पावर ऊपर नजर आ रही है, बट हमें पता है ये डेरिवेटिव का हिस्सा होगा, इसलिए कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ना सबसे पहले वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहला काम हम ये करते थे कि हमारे पास जो 10x है ना वो एक्स्ट्रा है, तो हम सबसे पहले 10x को लेट कर लेते हैं, ताकि ये 10x हमारे पास किसी वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो हम y के बराबर लेट कर लेते हैं 10x को। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इस तरह से dy ऐसे ही रहेगा sec स्क्वायर x, और dx के बराबर हो जाएगा dy। तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ हमारे पास इस तरह से बन जाएगी, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद sec स्क्वायर x dx की जगह dy आ गया, और 1/1 प्लस y, और 2 प्लस y हो गया। अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा हो गया, लीनियर फैक्टराइजेशन की वो भी क्या कहते हैं, रिमेनिंग वर्किंग बड़ी आसानी से हो जाएगी। अब इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर ए का, और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हम लेट करेंगे जो हमने पहले लेट किया था, कुछ वैसे ही लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, 1/1 प्लस y को एक अलग फैक्टर और 2 प्लस y को अलग फैक्टर बनाएंगे। एक के साथ आ जाएगा a और दूसरे के साथ आ जाएगा b। इसके साथ आ जाएगा 1 प्लस y, और इसके साथ आ जाएगा 2 प्लस y। आपने इसको एलसीएम लेना है, तो ये बन जाएगा a ब्रैकेट 2 प्लस y प्लस b ब्रैकेट 1 प्लस y। अब आपकी मर्जी, आपको दो मेथड सिखा चुका हूँ मैं, आप दोनों में से कोई भी मेथड लगाना चाहो तो ये आपके ऊपर है। मुझे फर्स्ट मेथड ज़्यादा सही रहता है, वैसे तीन कंडीशन आ जाए तो फिर सेकंड मेथड पे जाना पड़ता है, बट आपकी मर्जी है टोटली कि आप किस तरह करना चाहो। ये वैल्यू सेम है, इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वहाँ पर बच रहा है 1 = मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2a प्लस ay बन जाएगा, प्लस b प्लस by। मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है ये मेथड, इसलिए मैं इस पर जा रहा हूँ। मैं x के कोफिशिएंट सेपरेट करूंगा और कांस्टेंट। तो x के कोफिशिएंट जब सेपरेट करते हैं हम, तो हमारे पास क्या बना, एक्स के कोफिशिएंट सेपरेट करने पे, एक्स के कोफिशिएंट सेपरेट किए तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोई कोफिशिएंट नहीं, तो जीरो आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे सॉरी एक्स का कोफिशिएंट लिखा मैंने, वाई का कोफिशिएंट है क्योंकि वेरिएबल वाई ना। तो यहाँ पे हमारे पास इसका कोफिशिएंट है ए वाई का, और दूसरा कोफिशिएंट है बी। प्लस का ए उधर ले जाएंगे, माइनस का ए हो जाएगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -a के बराबर। अब इस तरह से हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो 1 है और 2a है और प्लस b है। हमें पता है कि b की वैल्यू बराबर है -a के, तो इसकी जगह -a आ जाएगा। 2a - a बराबर होता है सिर्फ a की वैल्यू 1 आ रही है, तो इस हिसाब से b की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 1 थी, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 ही ए, इक्वेशन ए कुछ इस तरह की बन जाएगी। हमारे पास पहला फैक्टर था, ए की जगह 1 आया हमारे पास, इसके साथ 1 प्लस y, और बी की जगह -1 आया तो बीच में माइनस लगा देते हैं 2 प्लस y। ये दो फैक्टर्स हैं और बाहर dy लिखा हुआ है, दोनों को अलग अलग। अब इसको ब्रेक करने की जरूरत भी नहीं, कांस्टेंट डायरेक्ट हमें पता है, कांस्टेंट है नहीं, तो 1/1 प्लस y का इंटीग्रल होता है ln 1 प्लस y, और -ln 2 प्लस y प्लस सी। ठीक है, अब ये दोनों बीच में माइनस हो रहे हैं और कोई पावर तो है नहीं, तो डायरेक्टली इनको हम ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस y/2 प्लस y। माइनस की वजह से प्रॉपर्टी लगा दी हमने, कौन सी, लॉग की वो प्रॉपर्टी जिसमें अगर माइनस आ जाए तो हम डिवीजन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लॉग a/b बराबर होता है लॉग a माइनस लॉग b के। तो हमने इसको रिवर्स में प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। बट सवाल ये है कि हमारा क्वेश्चन तो इस फॉर्म में था ही नहीं, हमारा क्वेश्चन तो सिंपली किस फॉर्म में था, हमारा क्वेश्चन था 10 के फॉर्म में। तो हमने किसको लेट किया था, हमने लेट किया था y को 10x के बराबर, तो हम वापस पुट कर देंगे y की जगह 10x, क्योंकि y तो था ही 10x के बराबर, तो वापस क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में आ जाएगा, और ये वापस ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन में आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 10x/2 + 10x। जो जितना मुश्किल लग रहा था ना ये क्वेश्चन, उतना ही सिंपल था ये, और पेपर में पूछा भी गया, तो बस ये आपका आंसर हो गया। और इस तरह हम नॉन रिपीटेड के केसेस को कवर कर लेंगे।
कोशिश करते हैं आज रिपीट का क्वेश्चन भी कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, वैसे क्वाड्रेटिक का भी कर देंगे, बट आप देखना चाहो तो देख लेना। इस तरह पहले हम रिपीटेड का केस एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें रिपीटेशन हो रही होगी। रिपीटिंग का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 रिपीटिंग का है। होल पावर आ रही है इसमें, और क्यूब क्यूब वाला भी है। इन दोनों में से हम कोई भी कर लेते हैं। कौन सा करें, 9 करें या 13 करें? दो पार्ट्स हैं जो लेंदिंग है ना फिलहाल इस वर्किंग के लिए। अगर सिर्फ एक्स पे भी स्क्वायर आ जाए ना, खाली एक्स हो, x-3 नहीं, सिर्फ एक्स पे होल स्क्वायर आ जाए और दूसरा फैक्टर गिवन हो ना इस फॉर्म में जैसे इस क्वेश्चन में है, तो वो भी रिपीटेड में जाएगा, बस याद रखिएगा। मुझे पता है आपको अंदाजा है इस बात का, बट फिर भी रिपीट कर रहा था ताकि ऐसी मिस्टेक ना हो। जैसे ये है ना, इसमें एक्स कॉमन लेने के बाद बचेगा x² - 1, तो यहाँ पे फॉर्मूला खुलेगा, तो ये हो जाएगा x x+1 और x-1। तो ये तो नॉन रिपीटेड का केस है, मैंने रिपीटेड लिख दिया, नॉन रिपीटेड है ये। ठीक है, हो जाएगा ये तो उसका। जो पार्ट नंबर 9 करना है या 13 करना है वो आप लोग बताओ मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर्स का। 9 ठीक है, क्यूब आ रहा है ना उसमें, ज़्यादा बेहतर है। 7x² - 2x + 5। तो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा x-6, x-6 और x-3 का होल क्यूब। अब देखें इसके ना फैक्टर्स बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि नीचे जो एक पावर x-6 की है वो नॉन रिपीटेड है, और x-3 की पावर 3 है, तो चार, तीन फैक्टर इसके बनेंगे और एक फैक्टर x-6 का, तो टोटल चार फैक्टर बन रहे होंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, हमारा जो वर्किंग स्टार्टिंग का मॉड्यूल होता है वैसे ही लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? 7x² - 2x + 5 अपॉन में x-6, फिर x-3 का होल क्यूब। तो सबसे पहले a आ जाएगा x-6 के साथ। अब जो रिपीटेड फैक्टर है ना उसमें जितनी पावर है उतने आपको फैक्टर्स बनाने हैं। तो x-3 की होल पावर क्यूब है तो तीन फैक्टर बनेंगे। कैसे? पहले b, c और d। सबसे आखिर में होल पावर जितनी थी उतनी आएगी, फिर एक एक पावर कम करते जाएंगे। और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मिनिमम पावर से स्टार्ट करें, फिर पावर 2, फिर पावर 3, जहां तक पावर जाती है उतनी पावर्स हम इसकी एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसका एलसीएम कैसे लेंगे वो देख लेते हैं। इसका एलसीएम ऐसे लेंगे कि डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना होता है, हमें पहले से पता है ये बात। तो डिनोमिनेटर इसका हम क्या कर देंगे, सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड पे वही हमें यहाँ पे लिख देना है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे? x-6 और x-3 का होल क्यूब। 7x² - 2x + 5 x-6 और x-3 का होल क्यूब। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे पहले ही। अब a के साथ क्या आएगा, इंपॉर्टेंट, ये a के साथ x-5 आ रहा है। इन तीन में से ना जो हमारे पास ये आंसर है ना, ये x-5, x-6 और ये x-3 का होल क्यूब, इनसे कंपेयर करना है आपको एक x-6 के फैक्टोरियल वो फैक्टर को। तो कंपेयर करें तो x-6 कैंसिल हो जाएगा, इसमें सेम वैल्यू होने की वजह से जो बचेगा वो a के साथ आ जाएगा, वो है x-3 का होल क्यूब। ठीक है, फिर b पे जाएं तो b में यहाँ पे एक x-3 है, यहाँ पे तीन है। x-6 आ जाएगा क्योंकि सेम नहीं है पहले तो वो, फिर जितने कम है उतने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो है x-3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली सी की बात करें तो सी में आपके पास आ जाएगा x-2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो एक x-6 आएगा और एक x-2 आ जाएगा। एंड लास्ट में आ जाएगा हमारे पास डी के पास, तो x-3 का होल क्यूब है, इधर भी x-3 का होल क्यूब है, बट x-6 नहीं है, तो डी के साथ आ जाएगा x-6। काफी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। सबसे पहले आप चाहो तो इसमें से कोई अल्फाबेट ऐसा जिसको आप, x-6 हमारे पास देखें तीन जगह यूज हो रहा है, एक, दो, तीन। तो अगर मैंने इस ऊपर वाली कंडीशन में लिख लेते हैं एक दफ़ा, तमीज से इसको तरीके से नजर आ जाए ताकि
हमारे पास है ए के पास x-3 का होल क्यूब, बी के पास x-6, x-3 का होल क्यूब स्क्वायर, सी के साथ x माइनस क्यों आया? इसलिए बेटा आया क्योंकि x-2 यहाँ पे, सॉरी x-3 है ये। सही है बेटा, आपने अच्छा करा दिया। ये x-3 है, तो यहाँ भी x-3 आएगा, ये 3 है। वो सही वक्त वक्त पे देख लिया खैर आपने। सी x-6, x-3 और प्लस डी x-6। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमारे पास अगर हम x की जगह 3 पुट कर दें तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, x-3 यहाँ पे ये जीरो हो जाएगी। डी का आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं 6 पुट कर दूं तो हमारे पास सेकंड थर्ड फोर्थ वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ए का आंसर आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ पहले ए की आंसर आ जाए, फिर बाकी काम करने में आसानी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करूंगा, ए। तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए के डिनोमिनेटर में क्या था, x-6, और मैंने बताया था जिसका डिनोमिनेटर वो लिखेंगे उस वैल्यू वेरिएबल को फाइंड कर सकेंगे। तो x-6 को 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ फॉर ए पुट x इज इक्वल्स टू 6। ए की वैल्यू 6 पुट कर रहा हूँ मैं, तो जहां जहां x है वहां पे 6 पुट कर देंगे। 6 का स्क्वायर 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो क्या आएगा, 252। पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, 252 आएगा, माइनस 12 प्लस का 5, 245 बच रहा है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है। और ए के साथ पुट करेंगे 6-3 का होल क्यूब। 6-3 का होल क्यूब करें, 6-3 3 होता है, 3 का होल क्यूब करें तो 27 आ जाता है। तो ए के पास आ रहा है 27, जो उधर जाके 245 से डिवाइड हो जाएगा। 245/27 जो रिड्यूस नहीं हो रहा, ये ए की वैल्यू आ गई। अब आप चाहो तो डी भी निकाल सकते हो, बट मेरा मशवरा ये है कि हम इतनी लंबी वैल्यू पे नहीं जाते, कोई एक वेरिएबल फाइंड हो जाता है, बाकी हम इसको पुराने मेथड पे जाते हैं, ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं कोफिशिएंट को। बट आपको एक स्टेप करके इसके फॉर्मूलाज ओपन करने होंगे। ठीक है। फॉर्मूलाज ओपन करें तो क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला खुल रहा है a-b का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा, ए को ऐसे ही रखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3 ए स्क्वायर बी, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है। और माइन प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब 9 3 9 9 9 27, ये हो जाएगा। प्लस यहाँ पे पहले हम b को, इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, हम रफ में करके देख लेते हैं, क्योंकि x-3 का होल स्क्वायर तो बराबर होता है x² - 6x + 9 के। और इसको जब मल्टीप्लाई करें x-6 से तो क्या आएगा, x³ b के साथ क्या आएगा, सबसे पहले आएगा x³, फिर आएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो 6x², और ये भी 6x², ये 12x² आ जाएगा। और फिर हमारे पास आएगा, इसके बाद हम जब x को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 9x, और प्लस का 36x, 9x और प्लस का 36x, 45x आ जाएगा। और लास्ट वैल्यू आ जाएगी 6 9 54 माइनस का। ठीक है। फिर लास्ट वैल्यू c के साथ क्या आएगा, c लास्ट नहीं है, c में x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² आएगा, -9x और प्लस का 18। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन हो तो पूछ लिएगा, बाकी d और x-6 एज इट इज। तो ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थी इसकी, इसको हमने देख लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें ना क्यूब की वैल्यूज आ रही हैं, तो क्यूब के कोफिशिएंट सेलेक्ट करते हैं। x³ के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, x³ के कोफिशिएंट्स होंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है, 0 है, इज इक्वल्स टू x³ एक a के साथ आ रहा है और एक क्यूब आ रहा है b के साथ। तो हमें a की वैल्यू तो पता है पहले से, वो पुट करेंगे तो वहाँ पर b का आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है, 24 22 45/27,
प्लस का ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और बी की वैल्यू हम हाथ के हाथ निकाल लेंगे। तो इसलिए मैंने पहले एक वेरिएबल निकाली थी ताकि बाकी आगे आगे मसला ना हो। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बी की वैल्यू आ रही है -245/27। फिर आते हैं हम एक्स क्यूब के बाद एक्स के स्क्वायर के कांस्टेंट पे, कोफिशिएंट पे। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले 7 है एक्स स्क्वायर की वैल्यू में। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको हर किसी को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। 7 है, एक्स स्क्वायर की बात हो रही है। एक्स स्क्वायर एक यहाँ पे आ रहा है माइनस का 9 ए के साथ। एक्स स्क्वायर एक आ रहा है यहाँ पे -12 के साथ बी वैल्यू। और फिर आगे भी यकीनन आ रहा होगा सी के साथ, सी के साथ आ रहा है एक। ठीक है, सिर्फ हमें एक्स नहीं लिखना, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें वो लिखनी है। ठीक है, हमें ए की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू भी पता है। 7 माइनस का 9 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ए की वैल्यू लिख देते हैं। और -12 भी इधर आके प्लस का 12 भी हो जाएगा, बी की वैल्यू लिख देते हैं। तो इस तरह सी की वैल्यू आ जाएगी, ये होती है 245 है। 245/27, और ये भी 245 बस ये माइनस की आ रही थी। ये वैल्यू लिख के डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 7 + 9 ब्रैकेट 245/27। फिर है हमारे पास प्लस का 12 ब्रैकेट माइनस का 245/27, ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास आंसर आ रहा है -182/9। सी का आंसर आ रहा है -182/9, सी भी आ गया। लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो है कांस्टेंट वैल्यू का। तो कांस्टेंट में क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में हमारे पास इधर तो बल्कि अभी एक्स की वैल्यू पे रह गई ना। हम चाहे तो एक्स की वैल्यू से निकालें क्योंकि लास्ट वेरिएबल तो सिर्फ एक्स की वैल्यू यूज़ कर लें या कांस्टेंट यूज़ कर लें, ये हमारे हम ये हम पर बेस करता है। तो हम कांस्टेंट की तरफ चले जाएं या फिर वेरिएबल की तरफ चले जाएं हमारी वैल्यू। तो हम कांस्टेंट की तरफ जाएं या वेरिएबल से जाएं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक काम करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट पे चले जाते हैं क्योंकि सीक्वेंस पूरा हो जाएगा ना इस तरह से। फिर एक्स के कोफिशिएंट की तरफ जाएं तो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास है ये -2। फिर इज इक्वल्स टू के उस तरफ एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, +27 ए के साथ जो है, और बी के साथ जो है वो +45 है, और सी के साथ जो है वो है -9 सी, और डी के साथ सिर्फ डी है। बस आपने यही करना है, -2 प्लस का 27 इधर आके माइनस का 27 हो जाएगा, ए की वैल्यू पुट करेंगे। प्लस का 45 इधर आके -का 45 हो जाएगा, फिर बी की वैल्यू पुट करेंगे। अब -का 9 सी इधर आके +का 9 सी हो जाएगा। और इस तरह